बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सेकंड ईयर की फिजिक्स है। फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, थ्योरी का हमारा काम रहता है अभी, लेकिन काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से लेक्चर रिकॉर्ड करने में मसला हो रहा था। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पेपर नज़दीक है। तो कोशिश करेंगे इन 2 दिनों में हम कम से कम एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू से। उसके बाद हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे और प्रॉब्लम्स भी इन 2 दिनों के अंदर इंशाल्लाह। तो पहला क्वेश्चन है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियस ए is 7.7 mega electron volt and that of the nucleus B is 7.8 mega electron volt। 7.7 है और 7.8 है बाइंडिंग एनर्जी। विच न्यूक्लियस इज लार्जर इन मास? स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन इस तरह से है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट रिमूव करें तो हमें ये रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम। तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। लिहाजा बाइंडिंग एनर्जी आपको गिवन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो लाइटर है, जबकि 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो न्यूक्लियस है वो हैवियर है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगी। इसको हमने ऑप्शन सही कर दिया, न्यूक्लियस ए न्यूक्लियस बी। बाकी ये है कि इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये दुरुस्त है, ऑप्शन बी। जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही न्यूक्लियस हैवी होगा, या जितना न्यूक्लियस हैवी होगा इतनी ही बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन न्यूक्लियाइड ZN 3066। ये इस तरह से लिखा हुआ है, ZN 66 यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है और 30 यहाँ पे है। तो इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पूछे हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि ये है एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसमें से फाइंड करने हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को हम n से डिनोट करते हैं और फाइंड कैसे करेंगे? 66 माइनस यानी ये जो मास है, एटॉमिक मास जो है उसको आप a से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर z से। तो a माइनस z जो करेंगे आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो a है आपके पास 66 माइनस z करेंगे 30, तो आपके पास आंसर आने वाला है 36। तो 36 वाली ऑप्शन दुरुस्त है, ये ऑप्शन सी है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास equivalent of 931 mega electron volt energy is equal to 6.02 10 to power minus 23 1.66 10 to power minus 27 kg और 2.6। इस तरह ये 4 ऑप्शंस हैं। इससे पहले हम कैलकुलेशन से फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले को आप इक्वेशन लिखें, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। मास हमने फाइंड करना है तो इसको अलग से करें, M इज इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वेयर। अब आपके पास एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, इसको जूल्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये यहाँ पे आपको जूल्स में एनर्जी पुट करना पड़ती है। तो जूल्स में एनर्जी पुट करेंगे तो इसके बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 931 और इंटू इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो 10 टू पावर 6 लिखना पड़ेगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आगे और 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम से। अब ये एनर्जी जो है वो जूल्स में आ चुकी है और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड ऑफ लाइट 10 टू पावर 8 3 इंटू 10 टू पावर 8। आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 1.6776 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। तो ये ऑप्शन कहाँ पे आपको दिखाई देती है? ये है 1.776, तो ये करीब तरीन है हमारे पास 1.766। हो सकता है आपके पास एग्जैक्टली आंसर भी यही आए। बहरहाल ये ऑप्शन बी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैटर इज अबाउट 10⁻⁻15 जाउल्स 1 जाउल्स एंड 10⁻⁻12 जाउल्स। बच्चों ये आखिरी 10⁻17 जाउल्स लिखा हुआ है, तो ह्यूज डिफरेंस है, ये माइनस में है इनकी पावर्स और ये सिर्फ जाउल्स में है, तो 10⁻17 जाउल है। अगर ऐसा आ जाए तो आप इसको इतना डिफरेंस आ जाए तो आप सबसे बड़ी वाली को टिक कर दें, क्योंकि 1 किलोग्राम जो है मैटर जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें तो जाउल्स में बहुत ज़्यादा आता है। तो एक तो ये है, दूसरा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि वो इस तरह कि E = mc² में आप पुट करेंगे। E = हमने क्या फाइंड करना है, जाउल्स में मास 1 kg, तो 1 kg ही यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ C की वैल्यू डालें 3 × 10⁸ और इसका स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपके पास बनने वाला है 3 का स्क्वायर 9 और 8 2 आर 16, तो ये बनता है 16, बट 9 तो ऑलमोस्ट 10 के इक्वल ही होता है, मतलब 10 के करीब करीब है, तो हम इसको 10 पुट कर लेते हैं, तो 10⁻16 है। तो इसको आप देखें कि ये ज़ीरो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 × 10⁻17 जाउल्स। ऑलमोस्ट ये इक्वल है, आखिरी वाली ऑप्शन के करीब तरीन है, तो ये दुरुस्त होगा। क्वेश्चन 5 है द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड रेडियम 86 228 डिकेज इन बाय अ सीरीज ऑफ एमिशन ऑफ 3 अल्फा पार्टिकल्स एंड 1 बीटा पार्टिकल। द न्यूक्लियाइड एक्स फाइनली फॉर्म्ड इज 8, तो ऐसे लिखा गया है 84 ये इस तरह से है, यहाँ पे 220 और 84 यूँ है, सब इसी तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन ये चूँकि टाइपिंग में लिखा नहीं जा रहा तो इस वजह से ये सारे इकट्ठे करके लिखे हुए हैं। बहरहाल तो कौन सा इसमें आंसर होगा, इससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी, रेडियम 86 डिके होती है, अल्फ़ा पार्टिकल्स ये 228 है, डिके होती है, 3 अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करती है, यानी 3 हीलियम न्यूक्लियाई जो जिनका होता है 4 और 2, यानी 4 उसका एटॉमिक मास है, 2 एटॉमिक नंबर है। तो ये जो बनता है, ये रिलीज़ होने के बाद जो बनता है, समझे कि Y एक एलिमेंट बनता है, उसका आप यहाँ से 228 में से 4 माइनस करेंगे, सॉरी 3 अल्फ़ा पार्टिकल हैं, तो ये 2 का 1 का 4 है, 2 का 8, 3 का 12 होगा, तो इसमें से 12 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 216, ये बन जाएगा 216। इसी तरह आप ये 2 हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 2 है, तो इसमें से आप 6 माइनस करेंगे, तो 86 में से आप 6 निकालेंगे। यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई, ये जो रेडियम का एटॉमिक नंबर है ये 86 नहीं है, ये 88 है, तो इसको यहाँ पे 88 कर दें, 88 कर दें, तो यहाँ भी 88 कर दें। तो जब यहाँ से 6 आप माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 82, यहाँ पे आप 82 लिखेंगे। इसके बाद फर्दर डिके होता है, एक बीटा पार्टिकल रिलीज़ होता है, तो इसको भी हम यहाँ लिखते हैं। तो एक एलिमेंट X बनता है जिसमें आप का ये 216 ही रहेगा, 216 और 82 जो है, इसमें एक अल्फ़ा पार्टिकल जब रिलीज़ होता है स्टूडेंट्स, अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होता है एक न्यूट्रॉन से, सॉरी बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से जब रिलीज़ होता है, तो न्यूट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के बाद ख़ुद प्रोटॉन बन जाता है। तो जब प्रोटॉन बनता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाता है, तो इसलिए 82 से 83 हो जाएगा। लेकिन मास नंबर पे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि न्यूट्रॉन पहले एक न्यूट्रॉन था, अब वो प्रोटॉन बन चुका है, तो मास नंबर में कंट्रीब्यूशन उतनी ही रहती है, उससे फ़र्क नहीं आता। तो इसलिए नया जो पार्टिकल बनने वाला है X, वो ये होगा। आपको यहाँ जो ऑप्शन नज़र आती है तो वो कौन सी है जी, 83, ये सी पे है, ऑप्शन सी, X 216 और 83, ये दुरुस्त है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव substance has half-life of 4 months, 3/4 of the substance will decay in 6 months, 8 months, 12 months and 16 months। तो ये हम इसका हिसाब लगाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास इतना मास हो, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में उसका डिके कितना होगा, आधा। हाफ लाइफ वो टाइम होता है कि जिसमें कोई भी अपेरेंट एलिमेंट जो होता है, एटम होता है, उसके आधे पार्टिकल्स या आधे उसके एटम बच जाते हैं, आधे डिके हो जाते हैं। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में ये आधा गया, अगली हाफ लाइफ में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आधे का आधा और चला जाएगा।
तो अब आप अगर इसको इस तरह से करें, इसके 4 ऐसे करें, तो ये बनता है 3/4। तो 3/4 कितनी हाफ लाइफ में डिके हुआ? ये वाला पार्ट एक हाफ लाइफ में हो गया और ये सेकंड हाफ लाइफ में हो गया। तो ये कुल मिला के 2 हाफ लाइफ में डिके हुआ। तो एक हाफ लाइफ अगर 4 मंथ की हो, 2 हाफ लाइफ 8 मंथ्स की होंगी, तो आपकी ऑप्शन बी करेक्ट है। दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं 1/2 की पावर n इज इक्वल टू, ये होता है 3/4 गिवन है कि 3/4 डिके हो गया है। ठीक है जी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4। ठीक है जी, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बराबर होगा 1/2 का पावर n किसके बराबर होगा? 1/2 की पावर 2। तो बेसिस बराबर हैं तो एक्सपोनेंट बराबर होंगे, n इज इक्वल टू 2। तो पहली हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ अगर 4 मंथ की है तो 2 हाफ लाइफ 8 मंथ्स की होंगी। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स 20.7 क्वेश्चन है, गैमा रेडिएशंस आर एमिटेड ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ एटम, डी एक्साइटेशन और एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, एक्साइटेशन ऑफ एटम, एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। देखें जी, एनर्जी रिलीज एटम से जो होती है, हमने उसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि एटम से एनर्जी रिलीज जब होती है कि जब एटम डी एक्साइट हो, एक्साइटेड स्टेट में जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब डी एक्साइट होता है एनर्जी रिलीज करता है। इसी तरह बच्चों, न्यूक्लियस से जो एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियस से एनर्जी भी डी एक्साइटेशन के दौरान रिलीज होती है। एटम की तरह न्यूक्लियस भी एक्साइट होता है और एटम की तरह न्यूक्लियस भी डी एक्साइट होता है। जब न्यूक्लियस डी एक्साइट होता है तो ये गैमा रेडिएशन रिलीज करता है, गैमा रेडिएशंस। तो बच्चों किस वजह से रिलीज होती है गैमा रेडिएशन? न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस की डी एक्साइटेशन की वजह से। तो कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? डी एक्साइटेशन ऑफ एटम दुरुस्त नहीं है, डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूनिट्स को 20.8 है, यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा इज मीटर सेकेंड, पर मीटर, मीटर और पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा से डिनोट करते हैं हम डिके कांस्टेंट को, और ये होता है डेल्टा n अपॉन n। डेल्टा n यानी चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स, और डिवाइडेड बाई पर ओरिजिनल डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है जी, और इसको डिवाइड करते हैं हम डेल्टा t के साथ। तो ये होता है, इसको हम यूं भी लिखते हैं डेल्टा n अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा t। ठीक है जी, तो आप देखें n ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो ये रेशो है, इसके यूनिट भी जो भी होंगे सेम होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं। तो ये यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिट किसका बचेगा फिर? सेकंड का। बल्कि ये ऊपर नहीं आएगा, ये डिनोमिनेटर के अंदर होगा, क्योंकि ये डेल्टा n अपॉन n इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये इस तरह से होगा, डेल्टा n डिवाइडेड बाई n डेल्टा t। तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो, यानी इसका यूनिट तो कोई नहीं होगा, तो 1/सेकंड होगा। तो 1/सेकंड को हम पर सेकंड कहते हैं या ऐसे कहते हैं। तो इसका जो यूनिट्स होंगे पर सेकंड होंगे। तो कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? डी, उसको हाईलाइट कर देते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 20.9, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फोर्स इज एबल टू प्रोवाइड एन अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, तो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मीन्स के देयर इज सम अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स। तो सारे न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखती है। न्यूट्रॉन के ऊपर जब चार्ज कोई नहीं है, तो न्यूट्रॉन के दरमियान कौन सी फोर्स है जो न्यूट्रॉन को बांध के रखती है? यही क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यूट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, देखें जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल हो सकती है, बट ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। ग्रेविटेशनल एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई ना कोई मास है, तो मास की वजह से न्यूट्रॉन एक दूसरे को अटैक करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन दोनों को अट्रैक्ट करवा रही है, एक दूसरे के करीब लाने का जरिया बन रही है। और दूसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, शॉर्ट डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स जिसे कहते हैं, वो भी इन दोनों को बांध के रखती है। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है। ओनली न्यूक्लियर फोर्स भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दो पार्टिकल्स जो मास पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी पाई जाती है। तो कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है जी? ऑप्शन सी हाईलाइट कर देते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है बॉटम क्वार्क कैरीज चार्ज 2/3 ई। ये ई जो है ना ऊपर है, 3 के साथ नहीं है, एक चीज़ ये, तो हमने थोड़ा सेपरेट कर दिया इनको। 2/3 ई, -2/3 ई, 1/3 ई और -1/3 ई। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बॉटम क्वार्क एक पार्टिकल है, इसके बारे में हम थ्योरी में डिटेल से बात करेंगे अगर टाइम मिला तो। इसका चार्ज जो है नेगेटिव होता है और ई होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का थर्ड पार्ट होता है बॉटम क्वार्क के ऊपर। तो ऑप्शन जो लास्ट है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।